हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की गुलमोहर बुक एंड हियर व्हाट यू सी बिहाइंड मी, यू सी योर एंटायर लाइक द एंटायर टीम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स, जो कि क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। आपके सारे फेवरेट टीचर्स हैं यहाँ पे एंड हमारे तरफ से वीडियोस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, टर्म 2 की बहुत अच्छी तैयारी करनी है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन सब की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, क्योंकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। सो यू हैव टू डू इट, ओके। और जब आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप मैसेज भी करोगे कि येस मैम, वी हैव डन इट गुड। नाउ ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ 10th यूनिट ऑफ आवर 8th क्लास इंग्लिश गुलमोहर बुक। अब इसमें जो हमारा चैप्टर था, इसका हम एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कमिंग होम टू दिल्ली। हम एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी देख चुके हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम क्या देख चुके हैं, हमने क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद द ग्रामर पार्ट, सो लेट्स बिगिन विद इट। नाउ हियर we have seen how the active voice is turned into the passive by using object of the active as the subject of the passive and moving the subject of the active to by blah blah blah. Basically हमें पता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, राइट? डू वी नो दिस? एक सिंपल एग्जाम्पल, राम किल्ड रावण। ओके, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूं, राम किल्ड रावण। अब यहां पे द थिंग इज हु डिड द वर्क, काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, ये है मेरा सब्जेक्ट, या यहां मैं इसको कह सकती हूं ये है मेरा डूअर। ओके, द वन हु इज डूइंग द थिंग। व्हाट डिड ही डू? वर्ब क्या है? किल कर दिया उसने। Whom did he kill? ऑब्जेक्ट क्या है किल करने का? वो है रावण, ठीक है, वो है रावण। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह यही है उस एक्शन को जो रिसीव कर रहा है, तो मैं इसे रिसीवर भी कह सकती हूँ। जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है। इनके फॉर्म चेंज हो जाते हैं। अगर नाम है तो डेफिनेटली चेंज नहीं होंगे, अगर प्रोनाउन है तो चेंज हो जाते हैं। सो हम यहाँ पे बोलेंगे रावण, ठीक है। अब ये जो किल्ड है इसकी जगह हम बोलेंगे वॉज किल्ड। अब इसके पूरे रूल्स होते हैं कि किस तरीके से चेंज किए जाते हैं, वो आपको प्रॉपरली जो है ग्रामर के वीडियोस में मिल जाएंगे। रावण वॉज किल्ड। अब यहाँ हम एक एजेंट यूज करेंगे बाय, किसने मारा था? राम, और यहाँ लिख दिया हमने राम। रावण वॉज किल्ड बाय राम। तो यहाँ पे जो बताया गया है वो यही बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाता है और आप एक एजेंट यूज करते हो, वो है बाय। क्लियर विद दिस? एक्टिव पैसिव हमें ऑलरेडी पता है। एग्जाम्पल, मदर गेव सम कॉइन्स टू ऑल द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे आप इसको ये भी बोल सकते हो, सम कॉइन्स वर गिवन टू ऑल द चिल्ड्रन बाय मदर। अब यहाँ पे आप ये देखो, द थिंग इज कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे यहाँ जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, मदर गेव सम कॉइन्स टू ऑल द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट है हमारे पास मदर। काम क्या हुआ है देने का? ये हो गया है वर्ब। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट डिड द मदर गिव? क्या दिया है? सम कॉइन्स। क्या दिया है? सम कॉइन्स। ये है मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे दिया है? टू द चिल्ड्रन। किसको दिया है? ऑल द चिल्ड्रन। तो ये है मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई गेव अ रोज टू यू। सो मैंने दिया क्या है? एक रोज। रोज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसे दिया है? वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आर वी क्लियर विद दिस मच? सो नाउ हियर जब भी हमको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है और हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है, तब हम दो तरीके से अपने सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे अब मैंने बोला है सम कॉइन्स, पहले मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बनाया। सम कॉइन्स वर गिवन टू ऑल द चिल्ड्रन बाय मदर, मतलब कुछ कॉइन्स सारे बच्चों को दिए गए बाय मदर। अब दूसरा हो सकता है जिसमें मैं ऑल द चिल्ड्रन को अपना सब्जेक्ट बना लूंगी और मैं बोलूंगी ऑल द चिल्ड्रन वर गिवन सम कॉइन्स बाय मदर। ऑल द चिल्ड्रन वर गिवन सम कॉइन्स बाय मदर, मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को यूज करके, दोनों को एज सब्जेक्ट बना के आप अपने सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं।
द वेंडर सर्व टी टू अस इन टेराकोटा कप्स। अब ये कौन सा है, कौन सा, जहाँ पे वेंडर्स ने सर्व किया है यही डूअर है और डूअर ही पहले आ रहा है, तो ये डेफिनेटली एक्टिव वॉइस है, ये वर्ब है। वेंडर ने सर्व किया, पहले तो ये बताओ सर्व क्या किया, व्हाट डिड दे सर्व, टी, तो टी हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब टी किसको सर्व किया है, टू अस, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर दिस मच। अब इसको जब मुझे पैसिव में करना है तो एक बार मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाऊंगी, एक बार मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाऊंगी। तो जब मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाऊंगी तो मैं बोलूंगी टी वॉज सर्व्ड। ओके, सो जैसे जब मेरे को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जब बनाना है तो मैं बोलूंगी यहाँ पे टी वॉज सर्व्ड, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो टी वॉज सर्व टू अस इन टेराकोटा कप्स बाय द वेंडर्स। व्हाट वॉज सर्व्ड, टी, टू whom was it served, us, so we were served tea in terracotta cups by the vendors। अब एक और है, his parents gave him a mobile phone, उसके पेरेंट्स ने उसे एक मोबाइल फोन दिया। सबसे पहले his parents, ओके, ये है तुम्हारा सब्जेक्ट, काम क्या हुआ है, देने का। his parents gave what, दिया क्या, एक मोबाइल फोन, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, उसको दिया, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जब मुझे इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है तो या तो मैं ये कहूंगी अ मोबाइल फोन वॉज गिवन टू हिम बाय हिज पेरेंट्स, या मैं ये कह लूंगी ही वॉज गिवन अ मोबाइल फोन बाय हिज पेरेंट्स। अंडरस्टूड, क्लियर। नेक्स्ट, रीड ईच सेंटेंस एंड से वेदर इट इज एक्टिव, पैसिव विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पैसिव विद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको ये बताना है, हर सेंटेंस को पढ़ के एक्टिव आपको दिया हुआ है, अब आपको ये बताना है कि पैसिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ दिया हुआ है या पैसिव जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कैसा बनेगा। The organizers awarded the prize to our team। अब यहाँ देखो सब्जेक्ट कौन है, ऑर्गेनाइजर्स, इन्होंने काम क्या किया, अवार्ड करने का। अवार्ड, क्या अवार्ड किया, सबसे पहले क्या अवार्ड किया, प्राइज दिया है इन्होंने, ये हो गई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे दिया है, आर टीम को दिया हुआ है, तो ये हो गई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंसर देखेंगे। तो अब पहली चीज आपको क्वेश्चन किया हुआ है, ओके वेट, सो पहला आपको क्वेश्चन किया हुआ है, द प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू आवर टीम बाय द ऑर्गेनाइजर्स। द प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू आवर टीम। अब प्राइज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहला वाला, कि ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो पहला है, द प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू आवर टीम बाय द ऑर्गेनाइजर्स, ये क्या है, पैसिव वॉइस विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा है, आवर टीम वॉज अवॉर्डेड द प्राइज बाय द ऑर्गेनाइजर्स, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस विद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर, सो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो गया है पैसिव वॉइस विद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्राइट स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड स्कॉलरशिप्स बाय द स्कूल। अब यहाँ पे देखो, ब्राइट स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड स्कॉलरशिप्स बाय द स्कूल, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस विद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द स्कूल्स ऑफर स्कॉलरशिप टू ब्राइट स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक्टिव है, ब्राइट स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड। अब यहाँ पे देखो, पहले तो अपन को ये समझना पड़ेगा एक्टिव वॉइस हमें पता कैसे चलेगी, काम कौन कर रहा है, ब्राइट स्टूडेंट्स को ऑफर किया जा रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस नहीं है। द स्कूल ऑफर्स, ये एक्टिव वॉइस है, तो सबसे पहले आप एक्टिव वॉइस चूज करोगे, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ऑफर करने का काम हो गया, ऑफर क्या कर रहे हैं, स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको ऑफर कर रहे हैं, ब्राइट स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ये क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, स्कॉलरशिप्स आर ऑफर्ड टू ब्राइट स्टूडेंट्स बाय, तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ब्राइट स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड स्कॉलरशिप्स बाय द स्कूल, तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस विद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो ये हो गए आपके आंसर्स सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Rewrite each sentence as two passive sentences using the two objects as the subject। अब आपको यहाँ पे हर जगह एक सेंटेंस दिया है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस दी हुई है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले नोट कर लेंगे, फिर दोनों को एक बार डायरेक्ट और एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके सेंटेंसेस फॉर्म करना है। सो द ऑर्गेनाइजर्स रिफंडेड द टिकट मनी टू द ऑडियंस। सो सबसे पहले काम किसने किया है, ऑर्गेनाइजर्स ने किया है, ये हो गया सब्जेक्ट। काम क्या किया इन्होंने, रिफंड करने का। ओके,
क्या रिफंड किया है? टिकट मनी रिफंड किया है, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको रिफंड किया है? ऑडियंस को ऑडियंस को किया है, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जब मुझे इसे पैसिव बनाना है तो पहले मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना सकती हूँ। द टिकट मनी वॉज रिफंडेड बाय द ऑर्गेनाइजर्स टू द ऑडियंस। द टिकट मनी वॉज रिफंडेड या तो टू द ऑडियंस बाय द ऑर्गेनाइजर्स। दूसरा है द ऑडियंस वॉज रिफंडेड, ऑडियंस को रिफंड की गई। सो द ऑडियंस वॉज रिफंडेड द टिकट मनी बाय द ऑर्गेनाइजर्स। क्लियर? दूसरा देख लेते हैं। द कंपनी प्रोवाइड्स लंच टू ऑल द स्टाफ। कौन प्रोवाइड कर रहा है? कंपनी, ये हो गया सब्जेक्ट। क्या कर रहे हैं? वो प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, वर्ब हो गया। प्रोवाइड एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? लंच प्रोवाइड कर रहे हैं। लंच हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको कर रहे हैं? ऑल द स्टाफ, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम पहले बोल सकते हैं लंच प्रोवाइड्स, सिंपल प्रेजेंट में है तो हमें इज प्रोवाइडेड लिखना पड़ेगा। लंच इज प्रोवाइडेड टू ऑल द स्टाफ बाय द कंपनी। ऑल द स्टाफ इज प्रोवाइडेड लंच बाय द कंपनी। तो ये हो गया लंच इज प्रोवाइडेड टू ऑल द स्टाफ बाय द कंपनी। ऑल द स्टाफ इज प्रोवाइडेड, स्टाफ अब एक कलेक्टिव नाउन है, हम यूजुअली इज यूज करते हैं। ऑल द स्टाफ इज प्रोवाइडेड लंच बाय द कंपनी। नेक्स्ट है, now let us learn something more about the passive. Read these sentences. Each child was given a fistful of coins and hens and they chose a position by the window. Given a fistful of coins, each child chose a position by the window. अब यहाँ दोनों जगह क्या हुआ? सेंटेंस एक में दो क्लॉज हैं। Each child was given a fistful of coins और दूसरा सेंटेंस क्या है? They chose a position by the window. यहाँ पे दो क्लॉजेस हैं। अब यहाँ पे जब दो क्लॉज होते हैं, पहला वाला पैसिव में कि हर एक बच्चे को दिया गया था, ये नहीं लिखा है किसने दिया था, लेकिन बच्चे को दिया गया था मतलब रिसीवर का आप पहले नाम ले रहे हो, तो ये पैसिव वॉइस में है। एंड द सेकेंड वन इज एक्टिव वॉइस। अब ये जो है दे चोज अ पोजिशन, तो ये तो एक्टिव वॉइस में है। Since both clauses have subjects referring to the same person, sentence 2 combines them into a single clause by reducing the first clause to an adjunct of the second. यहाँ हम क्या कर रहे हैं? जब दो क्लॉजेस होते हैं, एक एक्टिव वॉइस में है, एक पैसिव वॉइस में है, तो हम इसको जोड़ के एक सिंगल क्लॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, दे बिल्ड द सिटी ऑफ शाहजहानाबाद, ये एक हो गया क्लॉज। इट इज नाउ कॉल्ड द ओल्ड सिटी। इसको आप क्या बोल सकते हो? दे बिल्ड द सिटी ऑफ शाहजहानाबाद नाउ कॉल्ड द ओल्ड सिटी। सेंटेंस 3 हैज टू क्लॉजेस, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? दे बिल्ड द सिटी ऑफ शाहजहानाबाद नाउ कॉल्ड द ओल्ड सिटी। आपने यहाँ पे एडजंट यूज किया, जिसकी वजह से दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया आपने। ओके, एडजंट कहते हैं इसको। तो अब हमें यहाँ पे एडजेंट यूज करना है एक्टिव वॉइस का और सेंटेंसेस को छोटा करना है, सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। देयर वॉज अ सेल ऑफ हैंडलूम फैब्रिक, हैंडलूम फैब्रिक की सेल लगी थी। इट हैड बीन सोर्स्ड फ्रॉम वीवर्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो हम क्या बोलेंगे? देयर वॉज अ सेल ऑफ हैंडलूम फैब्रिक सोर्स्ड फ्रॉम द वीवर्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब यहाँ पे क्या होता है? आपको एक्स्ट्रा कुछ वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप सीधा बोल सकते हो कि एक हैंडलूम फैब्रिक का पूरा एक सेल लगा था जो कि यहाँ से मंगवाया गया था। The children became bored in the evenings. They could not go out in the winter evenings. Children जो थे वो मतलब बच्चे जो थे शाम के टाइम पे बोर हो गए, ठंड के समय में वो शाम को बाहर नहीं जा पा रहे थे। तो हम बोलेंगे unable to go out in the winter evenings, the children became bored in the evenings. Unable to go out in the winter evenings, क्योंकि वो शाम के वक्त बाहर नहीं जा पाए, शाम के टाइम पे वो बोर हो गए। We carried plenty of food with us, which was packed by grandma. अब हम क्या बोलेंगे? हम सिंपली इसमें बोलेंगे we carried plenty of food with us, packed by grandma. They served us samosa and hot coffee. It was served in earthenware. earthenware मतलब मिट्टी के जितने भी मिट्टी के जो कटलरी होती है वो, बेसिकली कटलरी मतलब मिट्टी का सामान, मिट्टी की प्लेट्स, मिट्टी का ग्लास एंड ऑल। दे सर्व्ड अस समोसा एंड हॉट कॉफी इन earthenware. The books in the library were wide ranging.
दे इंक्लूडेड मॉडर्न क्लास एंड क्लासिक फिक्शन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द बुक्स इन द लाइब्रेरी वर वाइड रेंजिंग। दे इंक्लूडेड मॉडर्न एंड क्लासिक फिक्शन, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, द बुक्स इन द लाइब्रेरी वर वाइड रेंजिंग इंक्लूडिंग मॉडर्न एंड क्लासिक फिक्शन। इसमें अब हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, पार्टिसिपल जो है जेरेंड मतलब पार्टिसिपल वर्ब यूज किया, इंक्लूडिंग मॉडर्न एंड क्लासिक फिक्शन। We live in Baroda, it is now called Vadodara. We live in Baroda, now called Vadodara. Simply, we live in Baroda, now called Vadodara. अब next है, make sure you understand these highlighted phrases. Use their context in the text and use a dictionary when necessary. उसके बाद आपको एक sentence बनाना है. So it is probably at dawn and dusk that Delhi offers. It is probably at dawn and dusk. Dawn and dusk का मतलब क्या होता है? So dawn and dusk का मतलब क्या होता है, सुबह के टाइम या शाम के टाइम. So tourists flood the beach at dawn and dusk. So tourists जो है dawn के टाइम पे और dusk के टाइम पे बीच पे आ जाते हैं. My heart skipped a beat when I saw it. My heart skipped a beat मतलब मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ. तो यहाँ आप क्या बोल सकते हो, When I opened my birthday present, when I opened my birthday present, my heart skipped a beat. Maybe there was a small puppy inside it. As the years went by, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, तो आप इसको क्या बोलोगे, As the years went by, my old city fell into ruins. मेरी पूरी जो सिटी थी वो बर्बाद हो गई. We would thunder down the hundreds of steps. Thunder down का मतलब है हम धड़ाम धड़ाम करके नीचे आ जाते थे. तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, The army thundered down the hill and charged their waiting foes. आर्मी जो है हिल से एकदम एक थंडरिंग आवाज के साथ नीचे आई और अपने दुश्मनों पे उसने धावा बोल दिया. Morning still start in a haze of familiar smoke. So आप क्या बोलोगे, When the little industrial town wakes up, the sky is covered in a haze of familiar smoke. अब लास्ट पार्ट है राइटिंग पार्ट. यहाँ पे आपको क्या करना है, कुतुब मीनार में जो उनका पिकनिक हुआ था उस पे एक पैराग्राफ लिखना है. तो हम लिखते हैं, Madhur Jafri's piece of reminiscing in Delhi, the city with a millennium-old history and also the city of her memories, spends a substantial amount of time giving an account of the family picnics to Qutub Minar in her childhood. So Madhur Jafri ने ये जो लिखा है पूरा piece, Coming Home to Delhi, जहाँ पे दिल्ली मतलब अ सिटी जिसके पास मिलेनियम ओल्ड हिस्ट्री, मतलब 100 सालों जितनी ओल्ड हिस्ट्री है, प्लस ये सिटी है उनके मेमोरीज की, यहाँ जहाँ पे उन्होंने अपने बचपन का एक बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया, जहाँ स्पेशली उन्होंने फैमिली पिकनिक्स कुतुब मीनार में जो है स्पेंड किए हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यहाँ पे उन्होंने जो पिकनिक्स को इलेबोरेट किया हम वही बता दें. She elaborated that these picnics were held either in winter or during monsoon. उन्होंने elaborate किया है कि ये जो पिकनिक्स हुआ करते थे ये या तो विंटर्स में हुआ करते थे या मॉनसून सीजन में. And the family would typically go to a 17th century tomb or an older palace with well kept gardens. तो जो फैमिली है या तो 17th सेंचुरी के किसी टूम में जाते थे या तो 12th सेंचुरी के जो बड़े बड़े लैविश गार्डन्स होते थे वहाँ जाते थे. She remembers with a hint of humor how 30 family members along with the myriad utensils and stocks of food like potatoes and hot tomato sauce, puris, meatballs, pickles and so on were all packed into 2 cars. वो जो है थोड़ा मजाक करते हुए मतलब ह्यूमरस वे में बता रही हैं किस तरीके से 30 लोग 2 कार में पूरे स्टफ होते थे प्लस उसके साथ इतना सारा खाना. She tells us of the clever system of layers in which children were made to sit in the laps of teenagers and adults and packed tightly. तो वो हमें बहुत मतलब एक clever system बता रही है जिसमें जो है किस तरीके से ये 2 कार में जो है लेयर्स में लोगों को फिल किया जाता था. She describes with joy how upon reaching the Minar, the children would run off to try and scale the sandstone tower while the adults laid out the picnic. तो वो बताती हैं हमको बहुत जॉय के साथ कि जैसे ही वो लोग कुतुब मीनार पहुंचते थे तो किस तरीके से बच्चे जो है उस टावर में चढ़ने के लिए चले जाते थे और जो अडल्ट थे वो पूरा पिकनिक को मतलब जैसे चादर बिछाना फूड ले करना वो काम करते थे. But the minute the children saw that the food was ready, they would race each other to reach the picnic spread faster than the others. लेकिन जैसे ही बच्चे देखते थे कि पूरा खाना लग चुका है, सब रेडी है, तो वो एक दूसरे को पीछे करते हुए, रेस करते हुए
दौड़ते हुए उसकी तरफ आते थे, पिकनिक स्पॉट की तरफ, ताकि और ये देखने के लिए कि कौन पहले पहुंचेगा. Jeffrey points a vivid picture of the fun that she had with her siblings and also remembers how her grandfather would lecture the children about stories of Delhi's past in these picnics. So वो बता रही हैं कि किस तरीके से इसमें उन्होंने बताया किस तरीके से वो अपने कजन्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ वो बहुत इंजॉय करती थी. प्लस उनके जो ग्रैंडफादर थे उन्हें भी अच्छा लगता था दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताना. सो ही यूज्ड टू एंजॉय दैट अ लॉट. And that is it. We are done with the grammar part also. So guys, we are done with the entire chapter. 10th unit of our class 8 English Gulmohar book. जो हमारा next chapter है वो है एक बहुत ही wonderful poem, जो कि एक बहुत बड़ी पोम है बट बहुत इजी है, और वो हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड. और ये सारे वीडियोस के लिए आप जाओगे हमारी वेबसाइट पे magnetbrains.com, जहाँ पे आपको सिर्फ क्लास सेलेक्ट करनी है. होम पेज पे से क्लासेस मेंशन्ड होती हैं. क्लास जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपके पास सब्जेक्ट्स आ जाएंगे. यू हैव टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट, देन यू हैव टू सिलेक्ट द चैप्टर, और उसके बाद आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. दैट इज इट. सो दिस इज ईजी, राइट? So thank you so much once again for being with me. I'll see you soon in my next video. And अगर explanation अच्छा लगा हो, so please do not forget to like, share and subscribe. Take care of yourself. Bye.